हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। जो तारों का क्रम होता है, विद्युत प्रतिरोधों को जोड़ने का क्रम होता है, कैसे होता है। एक समांतर क्रम का होता है और एक श्रेणी क्रम का होता है। तो ये हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर श्रेणी क्रम में जो है अच्छे से समझाने में अगर ज़्यादा टाइम हो गया तो अगला वीडियो समांतर क्रम पे हो जाएगा, ये वाला श्रेणी क्रम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। और इसके जो पहले वीडियो थी वो आपने आई होप देखा होगा। जो नहीं समझ में आए आप ज़रूर अपना डाउट पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें देखो, सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम इन दोनों का उपयोग क्या है। हमने क्यों ऐसा किया कि हम जो है कुछ समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, कुछ हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। तो जैसे जैसे हमें क्या हुआ, जैसे जैसे हम काम को कोई चीज़ उत्पादन हम कर रहे हैं तो वहाँ पे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती गई हमने इसका विस्तार किया। तो हम दो तरीके से इसको पढ़ते हैं। जैसे तारों का संयोजन जब कभी किसी काम में लगता है, जैसे काम पड़ता है वैसे हम इसका संयोजन कर लेते हैं। तो संयोजन हमें दो तरीके से पढ़ने को मिलता है, एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है क्या, समांतर क्रम। अब इसमें कन्फ्यूज़न क्या होती है, दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाती है कि मैम सीधा सीधा वाला श्रेणी क्रम रहेगा कि ऊपर नीचे वाला श्रेणी क्रम रहेगा। तो देखो, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम आज ही मैं आपको याद करवा दूंगी। आज इसके बाद आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। देखो, दो लाइनें समांतर होती ना, इसी को तो समांतर कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो समांतर क्रम होता है वो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे इन सभी को एक मिला के जोड़ा जाता है। समझ गए ना। अब तो दोबारा दिक्कत नहीं होगी। तो जो बच गया वो कौन सा होगा, वो श्रेणी क्रम का होगा। समांतर क्रम कैसे याद करोगे, लाइनें समांतर कब होती है, एक दूसरे के नीचे खींची जाए, ये तो समांतर होता है। तो हमने समांतर क्रम में पढ़ेंगे प्रतिरोधों को, तो हमने ऐसे ऐसे कर दिया, इनमें प्रतिरोध डाल दिया, सबको एक तरीके से जोड़ दिया, ये हो गया हमारा समांतर क्रम। ठीक है, और जो बच गया वो श्रेणी क्रम हो जाएगा। समझ गए, अब तो दिक्कत नहीं होगी ना। चलो अब पहला हम पढ़ते हैं, प्रतिरोधों के संयोजन में दो तरीके से होता है, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। तो अब हम अभी पढ़ते हैं कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। ठीक है बच्चों, श्रेणी क्रम पढ़ेंगे। तो श्रेणी क्रम ये वाला है, जब आप ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, जो लगातार ऐसे सीधे तार में ऐसे ऐसे दो तीन प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो ये क्या होता है, श्रेणी क्रम का होता है। तो पहले आप ये क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। चित्र बनाने के बाद अब आपको लिखना है, माना ए बी बी सी सी डी तीन प्रतिरोध तार हैं। क्या लिखेंगे, माना ए बी सी, देखो ए बी सी डी तीन प्रतिरोध तार हैं। माना प्रतिरोध, इनमें जो ये तो प्रतिरोध तार हो गया, अब इनमें जो प्रतिरोध होगा वो R1 R2 R3 होगा। तो लिखेंगे माना ए बी सी सी डी तीन प्रतिरोध तार हैं। माना प्रतिरोध R1 R2 R3 है। इन प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R है। तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो एक कॉमन प्रतिरोध इन सभी के लिए R है। माना इन तीनों प्रतिरोधों में धारा क्या है, I है। माना इन प्रतिरोधों में धारा क्या है, I, आप देख रहे हैं ये धारा I है। तथा प्रतिरोधों R1 R2 R3 के लिए सिरों के बीच विभवांतर क्या है, V1 V2 V3 है। R1 के लिए V1 है, R2 के लिए V2 है, R3 के लिए V3 है। ठीक है, तब ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR होता है, यही तो होता है ओम का नियम। मैंने आपको बताया भी, अच्छे से समझाया भी। तो अब ओम के नियम से, तो यहाँ पे एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, तो और विभव के कौन कौन सा है, V1 V2 V3। तब ओम का नियम हम लगाएंगे, जहाँ V बराबर IR है वहाँ पे हम V1 V2 V3 लिखेंगे, R1 की जगह R1 R2 R3 लिखेंगे। तो इस तरीके से तीन समीकरण बनेगा। देखिएगा, ध्यान से देखेंगे, V1, तो ओम का नियम क्या है, V बराबर IR। तो यहाँ पे एक बार लिखेंगे V1, तो V1 बराबर I R1। तो धारा क्योंकि कॉमन है, सभी में अलग अलग धारा तो जा नहीं रही है, तो कॉमन धारा तो I1 लिखेंगे। और V2 विभवांतर दूसरा वाले के लिए क्या हो जाएगा, I R2। 3 वाले के लिए V3 बराबर I R3। ये समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। अब अगर हम मान लेते हैं तो ये जो विभव है वो एक कॉमन विभव क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि तुल्य प्रतिरोध R है, और जो कॉमन विभव है V बराबर वो क्या हो जाएगा, V1 V2 और V3। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या रखेंगे, समीकरण 1 2 3 से यहाँ पर V1 V2 V3 की वैल्यू रखेंगे।
V1 V2 V3 की वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखी है। V1 की वैल्यू क्या है IR1, तो रखेंगे V1 की जगह क्या रखेंगे IR1 प्लस V2 की जगह क्या रखेंगे IR2, V3 की जगह क्या रखेंगे IR3। ठीक है, तो V बराबर IR1 IR2 IR3, तो V बराबर सभी में क्या है कॉमन, I कॉमन है, तो कॉमन वाले को हम बाहर निकाल लेते हैं, बाकी सबको एक साथ रख लेते हैं। रख लिया हमने, चित्र आपने बना लिया है ना, इरेज कर दीजिए इसको। तो आप पहले इसको चित्र बना लीजिएगा कॉपी पर। तो I को हम इसके B के बटे में ले जाएंगे, तो V बटे I बराबर R1 R2 R3 हो गया। V बटे I क्या होता है R बराबर, अगर देखो यहाँ से R बराबर निकालोगे तो V बराबर IR है, तो यहाँ से R की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो ये I इसके बटे में चला जाएगा, तो V बटे I बराबर क्या हम लिख सकते हैं R, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे R, तो R बराबर क्या आ गया R1 R2 R3, यही क्या हो गया सूत्र। अब आपको ये सूत्र ऐसे निगमन करके लिख लेना है। अब देखिए सवाल कैसे बनेगा, आपको क्या करना, मिटा दो इसको ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसे मान लीजिए 3, एक मान लीजिए R1 है, ये है R2, ये है R3, मान लीजिए इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 4 है। अब आपसे क्या पूछेगा, एक तुल्य प्रतिरोध पूछेगा। तो ये अगर वो पहले से ऐसे आपको चित्र बना के दिया है तो ऐसे क्या पता चल रहा है कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है, तो देख के ही पता चल रहा है किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। समांतर क्रम में आप याद रखिए ट्रिक क्या मैंने बताई, समांतर लाइनें कैसे होती हैं, ऐसे एक दूसरे के नीचे ही तो होती हैं, तो समांतर क्रम में क्या होगा, प्रतिरोध ऐसे एक दूसरे के नीचे जुड़े होंगे। ठीक है, इन दोनों को कॉमन से एक तरीके से जोड़ा जाएगा, तो ये कौन सा क्रम हो जाएगा, श्रेणी क्रम। अब यहाँ से आपसे तुल्य प्रतिरोध पूछेगा तो आसानी से आप निकाल देंगे, आपको पता है ये कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला तुल्य प्रतिरोध का क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पे लिखा देंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा R1 R2 R3, R1 की वैल्यू क्या है 2, R2 की वैल्यू क्या है बच्चों 3, R3 की वैल्यू क्या है 4, तो R बराबर क्या हो जाएगा, इन लोग को जोड़ दीजिए, 4 3 7 और 2 9, तो R बराबर क्या हो जाएगा 9। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है ओम, तो यहाँ लिखेंगे 9 ओम। ठीक है, और साथ में एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है, आपको हमेशा कोई भी यूनिट आप लिखेंगे तो उसका मात्रक उसके साथ में लिखते रहना है, आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कई बार हम क्या करते हैं, सवाल तो हमने लगा दिया, जैसे टाइम का कोई क्वेश्चन हो गया तो हमने निकाल दिए इतने, तो हमने उसके आगे सेकंड नहीं लिखा, तो हमारा क्या होता है बोर्ड, वैसे तो अब नॉर्मली चल जाता है, लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है वहाँ पर यही चीज़ आपसे पहले नोटिस की जाती है। आपका पूरा सवाल सही होगा लेकिन एग्जामिनर हमेशा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट का आंसर देखेगा, वहाँ पे अगर आपने मात्रक नहीं लिखा है बच्चों तो आपका 1 या 2 नंबर कट जाता है, सिर्फ मात्रक ना लिखने की वजह से। तो आपको मात्रक लिखना है। अब जब आपका आंसर आ जाएगा, जैसे मान लो हमारा ये आंसर आया क्या 9 ओम, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्लैक पेन से, ये सब टिप्स है, आप इसको सब समेट के रखो, ये है 9 ओम, तो क्या करना है, इसको ब्लैक पेन से ऐसे बॉक्स में बंद कर देना है। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम हमारे पास उतना टाइम तो रहेगा नहीं वहाँ पे एग्ज़ाम में कि हम इसको अच्छे से सजा के लिखेंगे, तो आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है। डेली आप सवाल लगाएंगे, जब भी सवाल लगाएं इस बात को ज़रूर ध्यान अपने दिमाग में, जहन में बिठा के चलो कि हमें, जैसे देखो हम तो कहते हैं टाइम नहीं है, बाकी चीज़ें हम कैसे लिख लेते हैं, क्योंकि हमारी उस पर रोज़ की प्रैक्टिस है इसलिए हम लिख लेते हैं, लेकिन उस पर हमने प्रैक्टिस नहीं की, उसके बाद हमें क्या होता है, वो एग्ज़ाम में भूल जाता है हमें। तो ऐसा नहीं करना है बच्चों, आपको ध्यान से उसको समझते चलना है। जैसे आपकी आदत है बराबर लगाने की, हमेशा हम लोग बराबर लगा के चलते हैं। अब अगर आप मान लीजिए बराबर लगा के नहीं चले, पहले से आपकी इस पर प्रैक्टिस नहीं है, कोई नई बात बता दिया कि एग्ज़ाम में बराबर ज़रूर लगाना, तो कहेंगे इतना टाइम यार कहाँ रहता है, हम एग्ज़ाम में कैसे करेंगे। तो इसीलिए ये सब प्रैक्टिस बातें हैं, आप अच्छे से रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। आप स्केच पेन से लिखने की कोशिश करेंगे तो एग्ज़ाम में स्केच पेन से आप भूलेंगे नहीं लिखना, वहाँ ज़रूर आप लिखेंगे। तो अपनी आदत डालो, हैबिट बनाओ। ठीक है बच्चों, तो चलो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि जो अगली वीडियो होगी वो बड़ी हो जाएगी, तो साथ में ऐड करके पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है और वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, आप बोर भी हो जाएंगे, क्या फ़ायदा फिर। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका काम क्या है बच्चों, वीडियो को शेयर करना, तो आप अच्छे बच्चे हैं, वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और वीडियो को आप शेयर करें।